बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आज मोदी सरकार को पूरे 12 साल हो गए। 26 जून को आज मतलब इसी तिथि को आज 26 मई को माफ कीजिएगा 26 मई को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली थी। आज उसको पूरे 12 साल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है इस मौके पर इसको भी एक बड़ा इवेंट बना रही है। सारे जितने बड़े छोटे से लेकर बड़े नेता हैं सब बधाई भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस 12 साल में नरेंद्र मोदी ने उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनको आप विवादास्पद भी कह सकते हैं। लेकिन चाहे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, एक हमारी आबादी के बहुत बड़े तबके की बैंकिंग, वो बैंक अकाउंट खोलना हो या उनके जनधन अकाउंट खोले गए थे या और तमाम तरीके की जो भी जन योजनाएं जो शुरू की गई उन सब के अलावा नेशनल सिक्योरिटी पर 370 हटना, पाकिस्तान के ऊपर 3 बार प्रहार होना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, राम मंदिर का बन जाना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र जो है वो किया जा सकता है। तो अब ये चूंकि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव वो है विषय है तो मेहमान अपनी नया पार्लियामेंट बना। मैंने कहा सर ऐसे तो 12 साल में बहुत काम हुए, बहुत सूची लंबी। वो राष्ट्रीय समर स्मारक बना है, नई पार्लियामेंट बनी है, पूरा वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना, बहुत वन नेशन वन इलेक्शन की ओर देश अभी बढ़ रहा है। विमेंस रिजर्वेशन बिल जो अब इस बार वो पास नहीं हुआ है लेकिन वो लागू तो हो ही जाएगा। जीएसटी, यूपीआई। अब आप लोग सोच लें और ये बताएं कि मुझे फिर अब 12 साल जो है ये नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा आपको किस बात के लिए विशेष लगते हैं? त्रिपाठी जी से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे तो मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है तो इसलिए अगर उसमें जाएंगे तो, लेकिन एक लाइन में अगर कहें तो भारत के बोध के साथ आप रहें और आपका मजाक उड़ाने की किसी की हैसियत न हो, ये है नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष। एक लाइन की बात अगर कहें, जो एलीट क्लास, जो इंग्लिश क्लास, जो अपने आप को इस देश की सत्ता का एक तरह से कहें कि स्वाभाविक पर्यायवाची टाइप मानता था, उसका घमंड टूट गया, उसका अहंकार टूट गया। ये है नरेंद्र मोदी। भारत की क्षमता क्या है, वो सिर्फ दूसरों के पीछे चलने की नहीं है, लीडरशिप पोजीशन पर है। ये है नरेंद्र मोदी के 12 साल। भारत कैसे आगे बढ़ेगा उसमें हमारे देश की भूमिका हम तय करेंगे या कोई और तय करेगा, ये है नरेंद्र मोदी के 12 साल। आप जब शिखा, टीका, हिंदू संस्कृति, सभ्यता उस सब के साथ चलते हैं तो कोई आप पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो है 12 साल। देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ मुकाबले में खड़ी हो सके, वो है 12 साल। बहुत लंबी फेहरिस्त है लेकिन मैं फिलहाल इसको ऐसे ही देखता हूं। विजय जी, नरेंद्र मोदी जी को जितना मैं जानता हूं और प्रधानमंत्री के तौर पे देखें, ये कंस्ट्रक्शन, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनना, ये सब तो करते ही रहते। कोई भी सरकार होगी कुछ ना कुछ करेगा ही, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए एक अनकन्वेंशनल लीडर के तौर पर और एक चैलेंजिंग इंडिया को आगे बढ़ाने वाले लीडर के तौर पे। वो चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है। अनकन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल को सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है, तो उसके फैसले, बड़े बड़े फैसलों को हम याद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक याद करें तो IIT और वो सबको लेकर इंदिरा गांधी के फैसलों को, परमाणु परीक्षण को, अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण को, लाहौर समझौते को। लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले ऐसे नहीं हैं। वो अनकन्वेंशनल है और वो आपको डराते भी हैं यदि सक्सेसफुल ना हो। उसमें समझिए सबसे पहला फैसला मैं सोचता हूँ शौचालय का फैसला। बिल्कुल वो अनकन्वेंशनल फैसला है और रिस्की फैसला है। और किसी रिस्की क्यों? रिस्की इसलिए क्योंकि एक तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी योजना को लागू करने की सक्सेस रेट बहुत कम हो सकती है और वो आपको फेल करने की तरफ ले जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वो जो लोग हैं वो सरकारें नहीं बनाते। एक नैरेटिव के तौर पर ऐसी योजना को, उज्ज्वला योजना को मैं देखता हूं, ऐसी योजना स्वच्छ भारत की योजना को देखता हूं, ऐसी योजना जनधन की योजना को देखता हूं। ये सारे अनकन्वेंशनल फैसले हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर करता है जिसमें रिस्क लेने की हिम्मत हो, समझे। उसमें दूसरे तरफ रिस्क लेने वाले फैसलों में सबसे बड़े फैसले के तौर पे देखता हूं मैं नोटबंदी को। हालांकि मैं उसे सफल नहीं मानता, लेकिन एक फैसला प्रधानमंत्री के तौर पर बड़ा फैसला है जिस पर
उन्होंने तय किया, जो भी फायदा हुआ नुकसान हुआ वो तो अलग तरक्की की बात है। तो इसलिए मैं उनको देखता हूँ। दूसरा चैलेंजिंग इसलिए भी, जो हर्ष जी ने कहा उस बात को मैं सहमत हूँ कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे थे तो देश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी एक D4 ग्रुप था। वो सोचता था गुजरात का आदमी क्या करेगा यहाँ आके, अच्छा, दिल्ली में आके। फिर एक लुटियंस जोन का पूरा माहौल था, एक एलीट था अंग्रेजी वाला, वो पॉलिटिशियंस में भी था, वो जर्नलिस्ट में भी था, वो नैरेटिव्स बनाने वाले भी थे, वो ऑफिसर्स भी थे। यदि आप ब्यूरोक्रेट्स को देखें तो वो एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लीडर को कैसी निगाह से देखते हैं, या वहीं जाकर समझ सकते हैं। ईमानदारी की बात, क्यों? या खान मार्केट में आप बैठते हो तो आपको समझ में आ सकता है कि कितने तुच्छ लोग हैं जो हिंदुस्तान पर राज करने की सोचते हैं। उन सारे बॉर्डर्स को उन्होंने तोड़ा है। तीसरा, एक और छोटी सी लाइन कह देता हूं कि पूरे देश के पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल दिया नरेंद्र मोदी ने। जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का एक पूरा देश में पैराडाइम था कि मुसलमानों का वोट लेकर आप 20% 25% वोट के साथ देश में सरकारें 30% की बना सकते हैं, उस पैराडाइम को उलट दिया है मोटे तौर पर ये करना। अब हालांकि अभी हमारे मित्र सब लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई अभी भी तो 60% लोग हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करते हैं। तो तुम ले लो उसमें से वोट। नहीं, वो 60% करते हैं, पहले 75% लोग करते थे जब सरकारें बनती थी, 70% लोग करते थे। तो ये है कि मैं इन बाकी सब चीजें निर्माण होते हैं, योजनाएं बनती हैं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और आपने जो कहा ना कि ये जो फैसले, ये रिस्की योजनाएं थी, इसको मैं एक सेंस में और रिस्की आपने बात की तो मैं सोचने लगा, रिस्क उसमें ऐसा नहीं है कि उन योजनाओं से नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिला। टॉयलेट बनाए तो वोट मिला, बैंक अकाउंट खोले लोगों के खाते में, सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर का पैसा गया, घर बनाए, इन सबसे वोट मिला। लेकिन अगर ये नहीं बन पाते तो वही कह रहा हूं, उसमें रिस्क बहुत बड़ा। अगर ये योजनाएं इतने बड़े मुल्क में कामयाब ना होती, कामयाबी से ना होती, लागू होती, तो वोट नहीं मिलता, पैसा भी जाता, साख भी जाती और बहुत बड़ा वो कैनवास सफलता के बड़े प्रमाण के तौर पर। प्रोफेसर साहब, देखिए, मुझे लगता है कि आप सारी बातें कह दी गई हैं, दोहराना जरूरी नहीं समझता। लेकिन मैं मानता हूं कि जो 370 का हटाना मुझे नहीं लगता था, और राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का वहाँ बनना, मुझे नहीं लगता था कि हम अपने जीते जी ये दोनों चीज़ें देख पाएंगे। 370 का होना का मतलब भारत को जोड़ने में एक जो कमी रह गई थी सरदार पटेल की, उस समय सरदार पटेल जो काम नहीं पूरा कर पाए थे और पंडित नेहरू के हाथों में छोड़ने का पाप भारत भुगत रहा था, रोज भुगत रहा था, रोज अंदर से मर रहा था, उसको नरेंद्र मोदी ने साफ किया। और पूरी दुनिया की ताकतें नजर गड़ाए हुए रखी, पूरी दुनिया की ताकतें चीखती रहीं, इसके बावजूद भी क्या, जिस काम को करने का साहस, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई ये करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जिस काम को हाथ में लेने की किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई, उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों लिया। और ये देखेंगे तो एक नहीं है, राम मंदिर पर कहेंगे कि कोई कांग्रेस की सरकारें होती तो क्या राम मंदिर हो जाता? बिल्कुल नहीं होता। भोजशाला की जो चीजें हो रही हैं, क्या हो जाता? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस के इकोसिस्टम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कोalition की सरकार बनी थी, वो तोड़ नहीं पाई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के उस इकोसिस्टम को बहुत हद तक तोड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरा का खत्म हो गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पत्रकारिता हो। हम सब जानते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो कोई एक टेलीविजन चैनल दिया करता था, 2 टेलीविजन चैनल दिया करता था। हमारा सर्टिफिकेट जो है वो बुद्धिजीवी होने का और सेकुलर होने का प्रमाण पत्र जो होते हैं 1-2 अखबार दिया करते थे। ये सारे मिथक को नरेंद्र मोदी ने तोड़ डाला है। अभी ये 370 पर एक बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने रिस्क वाली जो बात की, नरेंद्र मोदी ने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो पूरी तरीके से अभी उपयोग में ली ही नहीं गई है। मैं इतना मतलब जोखिम ले सकता हूं किसी बड़े काम के लिए। जैसे 370 है, आपने फैसला कर लिया, आपकी विचारधारा से जुड़ा मामला था कि 370 हटाना है, लेकिन उसका क्रियान्वयन, जैसे उस वक्त किसी ने कहा था कि भाई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई, तो ये वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि नहीं कर दो कुछ नहीं? एक वाकया बताता हूं।
और ये दर्शकों के लिए वो शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग 370 और 35A जब कोई नहीं जानता था, 2014 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंट्रोड्यूस कर दिया था सिलेबस में। और एक बार हम लोग कहीं बैठे हुए थे, अरुण जेटली जी ने आया, कहा 370 नहीं है, 35 सबसे बड़ा ये है, इस पर काम करो, तुम लोग इस पर काम करो। तो हमको लगता था ये कोर्ट में जाते जाते पता नहीं कब होगा क्या, जब तक ये पॉलिटिकल निर्णय नहीं होगा। और हम लोग बार बार कहते थे अब तो सरकार आई है, अब क्यों नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है। आपको याद होगा निर्णय लिया, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसे जो भी निर्णय हो जो भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े हुए थे, वे सारे फैसले 2019 के चुनाव के बाद हो रहे हैं। जीतते ही आपने देखा कि जो है वो राम मंदिर का निर्माण की तरफ आगे बात बढ़ गई। और आपको ध्यान में होगा कि राम मंदिर के निर्माण पर इस देश में बहुत उथल पुथल मची हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल रह गई और राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर नहीं बना। बहुत चीजें ऐसी हैं जो उसको उथल पुथल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इसके बीच में हो रहा था। क्यों वैसे आपने कहा तो ठीक है, लेकिन क्यों पहले 5 साल में क्यों नहीं, 19 के बाद क्यों हुए ये सारे काम? पहले इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना, आते ही अनस्टेबल नहीं कर देना है। पहले उन्होंने आकर के जैसे संस्थाओं पर आप जाते हैं, कहते हैं ना, अपने आप को पहले मजबूत करते हैं। आधार 5 साल तक उन्होंने अपने आप को मजबूत कहा। जो विजय जी कह रहे थे ना, दिल्ली का लुटियन जो उनका, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे थे जिनका नाम जिक्र नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो भी सम्माननीय है और वो एक पूरे एक गिरोह के तौर पर वो काम कर करके, और वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के पांव यहां पर इतना जम जाए कि वो इतने ताकतवर हो। लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने, ऐसा नहीं कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी का मतलब है फैसले मैं करूंगा। अरे ये भी फिर बड़ी अजीब, बड़ी मतलब उनकी तारीफ की बात है कि भाई आपने जैसा कहा पहले 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उथल पुथल ज्यादा मचे। बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कोई आता तो ये सोचता, अरे मौका मिला है, फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, पहली बार आई है, कर डालो इसमें जो करना है। इसका मतलब उनको ये भरोसा भी था कि आए हैं, अभी कहीं जा भी नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी है लंबे समय तक। सौरभ जी, मैं आपको बता रहा हूं, 1 लाइन सिर्फ। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बात आई थी, उन्होंने कहा कि अगली बार हम बना लेंगे। तो इसका मतलब है उस आदमी का कॉन्फिडेंस था। एक दूसरा, चुनाव के समय, ये मैं बहुत पुष्ट जानकारी आपको दे रहा हूं, चुनाव के समय अपने ऑफिशियल्स को कहा था अगला बजट की तैयारी करो। ये कौन ऐसे कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि मैं मानता हूँ उस 12 साल में, वो ये रही है कि जनता के बीच में सरकार का भरोसा बहाल करना। जो 2004 से लेकर 2014 तक जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का केंद्र सरकार के अंदर जिस तरीके से लूट तंत्र मचा हुआ था, वो जनता को लगने लगा था कि भाई सरकारें आती हैं तो लूटने के लिए आती है। वो जो भरोसा जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद आके दिया कि भाई ऐसी भी सरकार आती है कि जहां कोई करप्शन नहीं होगा, जनता के हित के काम होंगे। आज अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री 2014 से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप किसी मंत्री के ऊपर यही नहीं लगे और किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। करप्शन को लेकर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाई है केंद्र के अंदर, और मंत्रियों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया प्रधानमंत्री की इसमें, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बताया कि भाई परफॉर्म करोगे तो आप टिके रहोगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो आप कैबिनेट से बाहर आ जाओगे। और आप देखिए कि पहले जब 2014 से 2019 प्रधानमंत्री रहे तो 6 महीने बाद उन्होंने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया। मनोहर पर्रिकर को गोवा से मुख्यमंत्री थे, उनको दिल्ली रक्षा मंत्री लेकर आए। 3 बार उन्होंने उसका विस्तार किया। 2019 में भी उन्होंने एक बार विस्तार किया। तो लगातार वो मंत्रियों का टास्क देते रहे, जो परफॉर्म करते रहे वो टिके रहे, जो नॉन परफॉर्मर थे उन्हें लगा नहीं कर सकते, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया। तो प्रधानमंत्री मोदी का 2014 से लेकर जनता के पीछे भरोसा, और जनता को यह भरोसा होना कि भाई शिकायतें हैं लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान भी नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये जो भरोसा जनता के बीच में दिया है कि भाई कोई काम नहीं हुआ है तो करेगा कौन, तो जनता कहेगी यार करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, समय तो मोदी जी को ही देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भरोसा जनता के बीच मोदी जी ने अर्जित किया है, वही कारण रहा कि 2014 में तो ठीक है, 2004 से लेकर 2014 में जो करप्शन देखा तो जनता ने 2014 में आपको मैंडेट दिया, लेकिन 2019 से भी अगर आपको 303 सीटें जनता देती है तो वो आपका 5 साल कार्यकाल देने के बाद दिया।
प्रधानमंत्री मोदी आज बाद उसके बाद भी आज लोकप्रियता के शिखर पर बैठे हुए और जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, एक दिन की आप छुट्टी नहीं लेते हो, 24 घंटे 7 दिन आप काम करते हो, 18 घंटे आप काम कर रहे हो तमाम तरीके से। तो यह प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका और जनता में जो भरोसा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की है। अरे एक उपलब्धि और है जो अभी हासिल की है, अब ये हालांकि ये पॉलिटिकल उपलब्धि है उनकी, बंगाल का चुनाव जीतना पार्टी के तौर पर ये एक बहुत बड़ा उड़ीसा भी बड़ी है, उड़ीसा भी। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 6 राज्यों तक सिमटी हुई पार्टी थी जी, सत्ता के टर्म्स में। त्रिपुरा देखिए, हरियाणा देखिए, त्रिपुरा देखिए, हरियाणा देखिए, ये सब ऐसे राज्य हैं जिसकी बंगाल देखिए जिसकी पहली बार, महाराष्ट्र अपने बल पे, उड़ीसा अपने बल पे, बिल्कुल है ना, ये अकल्पनीय है। अब सर बंगाल सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है, सामाजिक न्याय की जो परिभाषा नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो जिसे जमीन पर उतारना, आप समझ रहे हैं किसी को, जब महिलाएं शौचालय के लिए संध्या का इंतजार करती थी, क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री को यह दर्द नहीं आया? बिल्कुल ठीक बात। बंगाल की बात कर रहे थे हम, तो ये उपलब्धि तो बड़ी है। अब वहां जो काम, जो जिम्मेदारी है या चुनौती है, वो भी बहुत बड़ी है। और वो इस सरकार का सबसे बड़ा वादा भी था कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे। तो उसमें सबसे पहले तो ये फैसला हुआ कि भाई फेंसिंग पर जमीन दो, बीएसएफ को वो दे दिया गया, चिकन नेक कॉरिडोर वो जमीन केंद्र को दे दी गई। फिर अब उसके बाद ये फैसला हुआ कि पुलिस जिन घुसपैठियों को पकड़ेगी, घुसपैठियों को पकड़ के सीधे बीएसएफ के हवाले कर देगी। अब ये देखिए आप ताजा तस्वीरें, पहले तो घुसपैठियों को रखने के लिए अलग होल्डिंग जोन्स जो हैं, होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन ये फिर वही जो आपने एसआईआर के दौरान देखा था, वैसी तस्वीरें हैं। खुद ब खुद बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं, खुद ब खुद जा रहे हैं। पकड़े जाने के डर से घुसपैठिए जो थे, जो इलीगल तरीके से आए थे, वो खुद बोरिया बिस्तरा लिए, अपना सामान वामान लिए जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी वापस अपने देश बांग्लादेश को लौटना चाहते हैं। अब बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए कि भाई ये जो लोग खुद ब खुद जाना चाह रहे हैं, तो ये कौन है? उन्हीं के लोग हैं। घुसपैठियों का ये दावा है कि वो दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बस गए थे। मालदा और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठियों को हिरासत में भी लिया गया है। 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो पकड़े भी गए हैं। इन घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर्स में रख लिया गया है। अच्छा, इन होल्डिंग सेंटर्स को लेकर के भी कल केंद्र सरकार के मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, प्रदेश अध्यक्ष भी थे पहले बंगाल बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि ये होल्डिंग सेंटर्स बिल्कुल टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसा बनाया जा रहा है, जैसे तो हिटलर ने बनाया था। उन्होंने कहा बहुत ही कम वक्त के लिए जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसको होल्डिंग सेंटर में लाया जाएगा, ताकि जितना वक्त उसको बीएसएफ के सुपुर्द करने में लगता है, उसको उतना वक्त हम किसी जगह रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इनको जेल में भी नहीं रखना चाहते, जेल में भी नहीं इनको भेजेंगे सीधा, क्योंकि वो फिर प्रोसेस लीगल प्रोसेस है। हम केवल बीएसएफ को हैंडओवर करने तक घुसपैठिए जो भी पकड़े जाएंगे उनके लिए हमने उनको रखने के लिए होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, विजय जी क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी के तो मतलब इलेक्शन का मैनिफेस्टो में भी इस बात पर जोर दिया गया था घुसपैठियों को लेकर, और जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने ये कहा ही था, ये स्लोगन ही होम मिनिस्टर साहब का कि डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। अब उस पर काम हो रहा है, अच्छी बात है। ये तो काम हम लोग हमेशा ही कहे घुसपैठियों को भेजना चाहिए, सरकार को उस पर काम करना चाहिए, लेकिन वो काम कैसे होगा मुझे नहीं पता है। सरकार को ज़्यादा पता होगा कि क्या ये जो होल्डिंग सेंटर और आप कह रहे हैं बीएसएफ को सौंप देंगे, तो क्या ये पुशबैक के थ्रू कर रहे हैं? पुशबैक के थ्रू क्या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ऐसे क्रॉस किया जा सकता है? नहीं। और कितने लोगों को किया? ये 100 लोग तो किए जा सकते हैं। जब 1 करोड़ लोग रह रहे हों तो 1 करोड़ लोगों को पुशबैक करके नहीं किया जा सकता। मुझे ये लगा जैसे ये आज ये कुछ मैसेज के लिए हो सकता है, जैसे आज ये कुछ लोग खुद वापस जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पश्चिम बंगाल सरकार की शायद उम्मीद भी हुई है कि भाई ऐसी सख्ती करो या ऐसा माहौल बनाओ कि खुद ब खुद लोग पकड़े जाने के डर से वापस। हाँ, लेकिन बॉर्डर पर कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे उधर? ये तो इधर का हिस्सा है ना सर, आप इसको समझिए। ये इतना आसान काम नहीं ना। यहाँ से जो लोग, ये सही है कि वो बांग्लादेशी होंगे जो घुसपैठिए डर के मारे भी जा रहे होंगे, जैसे एसआईआर के वक्त भी आपने कहा कि वो जा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पे एक बीएसएफ का बॉर्डर है भारत का, जिनकी मदद से ये लोग यहाँ आए, ठीक है। और अब वो उनको पुशबैक करेंगे तो वहाँ तो बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो सरकार पुलिस होगी, जो भी सेंट्रल फोर्सेज होंगी, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपके पुशबैक करने से वो वहाँ एक्सेप्ट हो सकता है? ये इसका टेक्निकल मामला है,
समझे। और 150 लोगों को आप पुशबैक कर सकते हो, 1 करोड़ लोगों को पुशबैक नहीं कर सकते। तो इस पर सरकार कैसे का, मुझे लगता है ये अभी एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर भी सरकार ने वादा किया था, अब वो जितना कर सकते हैं उनको एक बार करें और फिर उसके बाद टेक्निकल तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, जो भी काम करना है उसको। ठीक है। हाँ सर। देखिए सौरभ, कोई 1-8 करोड़ बांग्लादेशी देश में घुसपैठिए होते तो बात समझ में आती है। 3 से 4 करोड़ के आसपास के बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर रह रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, एक पूरे प्रदेश की जनसंख्या के आसपास के बराबर की यह जनसंख्या है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इन सारे को आप पुशबैक के तरीके से आप भेज ही नहीं सकते हैं, असंभव सा है ये चीज। इनके इसका उपाय क्या किया जा सकता है? क्या आप इनको भारत के अंदर रख करके इनके पहले, सबसे पहले तो इनका सारे कार्ड, सिटीजनशिप वगैरह सारे जो फेक इन्होंने आईडी बना रखे हैं वो सारे खत्म करें जी। फिर कुछ ऐसा उपाय जो टेलीविजन पर नहीं कहा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है, ताकि आगे अपने जनरेशन को नहीं बढ़ा सकें। ठीक है। उस वैसे भी कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यदि आप वाकई हार्श तरीके अपनाना चाहते हैं और उनको रोकना चाहते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये हम लोग जो बात कर रहे हैं बड़ी तकनीकी वजहों में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर चलती है, अपने मतदाता को ये आश्वस्त करती है कि जिस पर आपने जाके वोट दिया है वो पूरा हो रहा है। और इसको अगर यूं देखें तो एक शब्द होता है डेटरेंट पॉलिसी। ये डेटरेंट है। जब आपने कहा ना कि SIR के समय लोग भाग के बांग्लादेश बॉर्डर पर चले गए, अभी लोग भाग के बांग्लादेश बॉर्डर पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के भीतर डर ये आ रहा है कि अगर हम यहां रहेंगे तो हमारा जीवन आसान नहीं होने वाला है। ये जो सरकार है ये हमको पलक पावड़े बिछाकर बढ़िया से मेहमान नवाजी नहीं करने जा रही। और ये डिटरेंट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो गई है बरसों बरस में, श्री प्रकाश जायसवाल ने 1.25 करोड़ बताया था, तो उनके जो लोग हैं वो तो लगातार वो फ्लो बना रहेगा। तो पहला डिटरेंट पॉलिसी यानी डर पैदा करना। दूसरा काम, जब वो इस तरह के होल्डिंग सेंटर्स में रखेंगे और मान लीजिए 100, 200, 500, 1000, 2000 ऐसे होल्डिंग एरिया में रखे जाने लगे लोग, तो जो दुनिया के लिए, जिसको हम बार बार कहते हैं बांग्लादेश एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका हम दबाव बनाएंगे। और तब वो थर्ड प्रोसेस है जब हम कहें कि कानूनी तौर पर इतने लोगों को हम ले जाएंगे, लेकिन अभी तो वहां से फ्लो पूरी तरह से रुके और जो है उनके अंदर भय पैदा करके उनको वापस कर सके। ठीक है।